वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा कि मैं अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर हूं। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अनअकैडमी प्लस आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आ रहा है जो कि शुरू हो रहा है 10 जुलाई से। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इस बैच कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इंडिया के जितने भी टॉप के एजुकेटर्स हैं वो सभी आपको इस बैच कोर्स में मिल जाएंगे। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ये अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो पहले आपको 4500 में दिया जा रहा था वो अभी आपको मिल रहा है सिर्फ 899 में। 80% का डिस्काउंट आपको इसमें दिया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से। और इसमें भी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लेते हो ABRG10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करें DSSB की तो DSSB का एक नया बैच कोर्स आपका 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और इसमें भी सभी टॉप के एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप DSSB में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है। 3 मंथ का 2250 है, 6 मंथ का 3600 है, 12 मंथ के लिए 4500 है और 2 ईयर के लिए 5400 है। इसमें भी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो ABRG10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेते समय कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं जल्दी आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 2 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि दो भिन्न समुदायों के मध्य का जो संक्रांति क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है। तो दो भिन्न समुदायों के मध्य का जो संक्रांति क्षेत्र है इसे इकोटोन कहा जाता है। अब ये इकोटोन होता क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्थल मंडल। ठीक है, ये आपका स्थल मंडल हो गया और ये जो है ये हो गया आपका जल मंडल। ये क्या हो गया, जल मंडल। तो जल मंडल का अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है, स्थल मंडल का अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो दो भिन्न भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र जिस स्थान पर मिलते हैं उसको बोला जाता है इकोटोन। ठीक है, तो दो भिन्न समुदाय के मध्य का जो संक्रांति क्षेत्र है तो इसे क्या हम बोलेंगे, इकोटोन। अगला प्रश्न है कि किसके अंतर्गत पर्यावरण एवं जीवों के मध्य के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। तो किसके अंतर्गत पर्यावरण और जीवों के मध्य जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो पर्यावरण और जीवों के मध्य में जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी के जनक कौन थे। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के जनक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्नेस्ट हैकल। इसको याद करने की सिंपल सी एक टेक्निक है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो पारिस्थितिकी है इसको इंग्लिश में कहा जाता है इकोलॉजी, है ना। पारिस्थितिकी को अगर हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे इकोलॉजी। तो देखो, इकोलॉजी में आपको दो लेटर मिल रहे हैं, ठीक है, का और ला। इकोलॉजी में आपको दो लेटर मिल रहे हैं, का और ला। अर्नेस्ट हैकल में भी आपको दो लेटर मिल रहे हैं, का और ला। इस तरीके से इजिली इसको आप याद कर सकते हो कि पारिस्थितिकी के जनक कौन थे। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन थे, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जनक अगर आपसे पूछा जाए तो इसको भी याद करने की एक सिंपल सी टेक्निक है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है इकोसिस्टम, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र को इकोसिस्टम बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। और ध्यान रखेंगे कि कोई भी सिस्टम आपको तब समझ में आएगा अगर वो आसान हो। आसान हो यानी कि क्या हो, इजी हो। तो इजी और एजी मिलता जुलता है, तो यानी कि जो एजी टांसले थे, एजली जो टांसले थे वो पारिस्थितिकी तंत्र के जनक थे। ठीक है ना, कोई भी सिस्टम तभी समझ में आएगा ना जब वो इजी होगा। तो इजी और एजी मिलता जुलता है, इससे आप ये याद कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर स्थित सबसे जो स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन है। तो पृथ्वी पर स्थित जो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वो है महासागर। ठीक है, पृथ्वी पर स्थित जो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वो है महासागर। और ये सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग भारत में जैव विविधता की बात करें तो भारत में जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट है, मैंने आपको बताया था। तो उसमें एक जो है वो है आपका उत्तर का हिमालयी क्षेत्र, और एक जो है वो है आपका पश्चिमी घाट। ये भारत के जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट हैं। और एक है आपका इंडो बर्मन क्षेत्र। बर्मन क्षेत्र जो है म्यांमार और भारत की सीमा के पास का क्षेत्र है। पहले म्यांमार का पुराना नाम बर्मा ही था। और ये जो अंडमान निकोबार के पास का क्षेत्र है इसको बोलते हैं सुंडालैंड। तो ये भारत में 4 जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम भूमि है उसको क्या कहा जाता है। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं अपने पारिस्थितिकी तंत्र से, तो उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी पदछाप। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं
इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर यदि समस्त जीव, वनस्पति और प्राणी को एक इकाई के रूप में एक साथ रहने का जो स्थान है उसको क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी पर समस्त जीव, वनस्पति, प्राणी के एक इकाई के रूप में एक साथ जो रहने का स्थान है उसको हम लोग बोलते हैं बायोम। उसको क्या बोलते हैं? बायोम। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में कौन कौन से संगठक पाए जाते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, किन किन तत्वों से मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। जैविक संगठक भी पाए जाएंगे, जैसे कि आपका जो पेड़ है ये जैविक संगठक है। अजैविक संगठक भी पाए जाएंगे, तो आपका पर्वत अजैविक संगठक हो गया। ऊर्जा संगठक भी पाए जाएंगे, तो जैसे कि सूर्य, ये आपका ऊर्जा संगठक हो गया। तो इन तीनों से मिलकर ही पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कौन सा कार्य पर्यावरण संतुलन में बाधा डालता है? तो मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कौन सा ऐसा कार्य है जो कि पर्यावरण संतुलन में बाधा डालता है? इसका सही आंसर है वन उन्मूलन। वन उन्मूलन का अर्थ होता है पेड़ों को काटना। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा वृक्ष है वो है सिकोया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिकोया वृक्ष की इमेज है। तो ये इतना बड़ा पेड़ होता है कि इसके तने को काटकर इससे बीच से सड़क निकाल दी जाती है। तो काफी बड़ा वृक्ष है ये, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा वृक्ष है वो है बरगद का वृक्ष, जिसको वट वृक्ष भी कहा जाता है, और ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। सबसे लंबा वृक्ष अगर पूछें तो वो है यूकेलिप्टस, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की उपलब्धता किस पर निर्भर करती है? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र की उपलब्धता है वो किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक पौधों की सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता और प्राथमिक उत्पादकों के लिए सौर ऊर्जा की उपलब्धता। इन दोनों कारकों पर जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र की उपलब्धता निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश ग्रहण करने का कार्य है वो किसके माध्यम से होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ग्रहण करने का जो कार्य है वो होता है क्लोरोफिल के माध्यम से। और आपको पता होगा कि पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण, और पत्तियों का रंग जो पीला है अगर पूछा जाए कि किस कारण होता है, तो वो होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। और पीला होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण। और इसके अलावा गाय के दूध का रंग भी अगर पूछा जाए कि पीला किस कारण होता है, तो वो भी होता है कैरोटीन के कारण। दूध का रंग सफेद होता है कैसीन के कारण, और गाय के दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें एक दिशीय प्रवाह होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें एक दिशीय प्रवाह होता है? इसका सही आंसर है ऊर्जा। तो आप देखेंगे कि जब एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है। इसको लिंडमैन का लॉ कहा जाता है। लिंडमैन ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। तो याद रखेंगे कि ऊर्जा में हमेशा एक दिशीय प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है कि पत्तियों में पाया जाने वाला मूल तत्व कौन सा है? तो पत्तियों में पाया जाने वाला जो मूल तत्व है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की सहायता से ही पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जिसकी मदद से जो पत्तियां हैं उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो होती है पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा होती है? पत्तियों के द्वारा। यहाँ पे जो आप ये पौधा देख रहे हो इस पौधे को बोलते हैं नेपेंथिस। इसको क्या बोलते हैं? नेपेंथिस। हिंदी में इसको घटपर्णी भी कहा जाता है, और ये पाया जाता है मेघालय में, पूर्वोत्तर भारत में। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि क्या नेपेंथिस जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, क्योंकि भाई ये तो कीट पक्षी पौधा है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है या नहीं? तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ध्यान रखेंगे। ये जिस मिट्टी में उगता है वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ये जिस मृदा में उगता है वहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए ये कीटों को पकड़ता है, लेकिन ये उसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। याद रखेंगे इस चीज को। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, यानी कि रिलीज होती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑक्सीजन। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं यानी कि उत्सर्जित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें ऑक्सीजन किसके माध्यम से उत्सर्जित होती है यानी कि रिलीज होती है? इसका सही आंसर है जल। देखो, जल का फॉर्मूला ही होता है H2O। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन है वो जल के माध्यम से उत्सर्जित होती है। याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सी गैस का होना सबसे आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना सबसे आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही जो पेड़ पौधे हैं
वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक तेजी से होती है? तो इसका सही आंसर है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक तेजी से होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है कि घास का मैदान किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो जो घास का मैदान है वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। घास के मैदान से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है उसको बोला जाता है प्रेरी। जो दक्षिणी अमेरिका घास के मैदान है इसको बोला जाता है पंपास। यूरोप के जो घास के मैदान है उसको बोलते हैं स्टिपिज। एशिया के जो घास के मैदान है वो भी कहलाते हैं स्टिपिज। अफ्रीका के जो घास के मैदान है, तो दो प्रमुख घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो एक तो है सवाना जो उष्ण घास का मैदान है, और दूसरा है वेल्ड जो कि शीतोष्ण घास का मैदान है। और ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है डाउन्स। ये भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किसके सिम्बायोटिक सहयोग से लाइकेन की उत्पत्ति होती है? तो किसके सिम्बायोटिक सहयोग से लाइकेन की उत्पत्ति होती है? तो इसका सही आंसर है एल्गी एवं फंगस। ठीक है, एल्गी एवं फंगस के सहयोग से लाइकेन की उत्पत्ति होती है, यानी कि शैवाल और कवक। और आपको पता होगा कि लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होगा वहां पर पेड़ की छालों पर आपको लाइकेन नहीं दिखेंगे, इसलिए आपने देखा होगा शहरों में लाइकेन कम दिखते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे आपको लाइकेन अधिक दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो प्राथमिक उत्पादकता है ये पाई जाती है वर्षावन में। कहां पाई जाती है? वर्षावन में। और विश्व में जो सर्वाधिक वनों वाला देश है, तो आप याद रखेंगे विश्व में सर्वाधिक वनों वाला जो देश है वो है रूस। और विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा वनों वाला देश है अगर आपसे पूछा जाए तो वो है ब्राजील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि पौधों को सर्वाधिक क्षति पहुंचती है, पौधों को सर्वाधिक क्षति जो है वो किसके द्वारा पहुंचती है? तो सही आंसर है सभी पत्तियों की छत से। अगर सभी पत्तियां ही हटा दी जाएंगी तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे कर पाएंगे? और अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे तो फिर वो अपने भोजन का निर्माण कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए याद रखेंगे सभी पत्तियों की छत से इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन आपको पता होगा कि जो है समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक जो मैंग्रोव वन है वो पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। और ये इमेज जो आपको दिख रही है ये है सुंदरवन के डेल्टा की। सुंदरवन का जो डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं, और यहाँ पर मैंग्रोव वन जो है वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में पाया जाने वाला अजैविक तत्व कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शंस में पर्यावरण में पाया जाने वाला अजैविक तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा वायु। वायु अजैविक तत्व है, जबकि पौधे और जानवर ये जैविक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां पर छोटे जंतु उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वह स्थान जहां पर छोटे जंतु उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसको बोलते हैं टेरेरियम। ये देखो टेरेरियम यहाँ पर बना हुआ है। बहुत सारे लोग एक्वेरियम में कंफ्यूज होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि एक्वेरियम में मछलियों को पाला जाता है, यहाँ पर छोटे जंतुओं की बात की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छोटे जंतुओं को उनके स्वभाव के अनुसार किस जगह पर पाला जाता है, तो वो जगह कहलाती है टेरेरियम। और ये इमेज जो है ये टेरेरियम की है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी तालाब के परितंत्र में जो बड़ी मछलियां हैं वो कौन होती हैं? तो किसी तालाब के परितंत्र में जो बड़ी मछलियां हैं वो होती हैं द्वितीय श्रेणी की उपभोक्ता। याद कर लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न है कि जीवाणु और कवक को क्या कहा जाता है? तो जीवाणु और कवक को क्या कहा जाता है? तो जीवाणु और कवक को कहा जाता है अपघटक, यानी कि डीकंपोजर। जो सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष होते हैं, सड़ी गली जो वनस्पतियां होती हैं पेड़ पौधों की, और इसके अलावा जो मृत जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, तो उनसे अपने भोजन प्राप्त करने का कार्य करते हैं जीवाणु और कवक, इसीलिए इन्हें अपघटक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है स्थित है नागपुर, महाराष्ट्र में। याद रखेंगे राष्ट्रीय जो पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है वो कहाँ स्थित है? नागपुर में। अगर आपसे पूछा जाए कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है देहरादून में। और अगर आपसे पूछा जाए कि वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे स्थित है, वो स्थित है भोपाल में। और अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वो है चेन्नई में। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो स्थित है भोपाल में। और अगर आपसे पूछा जाए कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि पौधे किस क्रिया के द्वारा जल अवशोषित करते हैं?
तो पौधे किस क्रिया के द्वारा जल अवशोषित करते हैं? सही आंसर है केशिकत्व। पौधे केशिकत्व क्रिया के द्वारा जल अवशोषित करते हैं। और अगर संरचना पूछी जाए कि पेड़ पौधों में जो जल का परिवहन है वो किस संरचना के माध्यम से होता है, ध्यान रखेंगे आंसर अलग हो जाएगा, तब आप जाइलम पे टिक करोगे। क्रिया पूछेंगे तो आंसर केशिकत्व होगा, अगर संरचना पूछेंगे तो आंसर जाइलम होगा। अगर यहीं पर आपसे भोजन का परिवहन पूछा जाए कि किसके माध्यम से होता है, तो भोजन का जो परिवहन है वो होता है फ्लोएम के माध्यम से। इसको भी याद कर लीजिएगा। जा से होता है जल, जा से हो गया जाइलम, और एफ से होता है फूड यानी कि भोजन, और एफ से होता है फ्लोएम। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य, और ये मुख्य के साथ एकमात्र स्रोत भी है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो चिपको आंदोलन का संबंध जो है वो है उत्तराखंड से। 1973 में यानी कि 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड में 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। उनमें से ये एक धाम है जो आपको दिख रहा है, ये है बद्रीनाथ धाम। और अगर आपसे कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि जो बद्रीनाथ धाम है ये किस देवता को समर्पित है, तो आप याद रखेंगे बद्रीनाथ जो धाम है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। केदारनाथ धाम जो है वो भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शंकर को समर्पित है, जबकि बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप इसे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।